क्या हाल है सबके? आज के इस हाई यील्ड मेडिकल एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिटेल में डाइव करेंगे एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर, जो है एन्यूरिज्म्स। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए लिटरली एकदम हाई यील्ड होने वाला है। और हम इसमें हर एक सिंगल डिटेल को ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे कि आपको सब कुछ नेचुरली याद हो जाएगा। सो लेट्स लर्न दिस टुगेदर। ये एक्सप्लेनर बेसिकली आपका अल्टीमेट स्टडी कंपेनियन बनने वाला है। इसमें हमने मेडिकल वर्ल्ड के ट्रस्टेड न्यूरोवैस्कुलर रेफरेंसेस और एग्जैक्ट एनाटॉमी विजुअल्स को शामिल किया है। तो यार बिना किसी देरी के अपने नोटबुक्स और पेन्स निकाल लीजिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपकी एग्जाम प्रेपरेशन और आगे चलकर क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आइए फटाफट देखते हैं आज का एजेंडा। आज हम इन 6 की एरियाज को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। पूरा स्ट्रिक्ट सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करेंगे ताकि आपकी नोट टेकिंग सुपर इजी हो जाए और कॉन्सेप्ट्स दिमाग में छप जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जहां हम डेफिनेशन और इसकी क्लासिफिकेशन को समझेंगे। एन्यूरिज्म है क्या एग्जैक्टली? देखो, एन्यूरिज्म बेसिकली किसी ब्लड वेसल का एक एबनॉर्मल डायलेशन होता है। लेकिन एग्जाम के लिए हमारा हाई यील्ड पॉइंट क्या है? वो है इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट। जब किसी वेसल का डायामीटर अपने नॉर्मल साइज से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टाइम्स लार्जर हो जाए स्ट्रिक्टली, तभी हम उसको ऑफिशियली एन्यूरिज्म क्लासिफाई करते हैं। ये 1.5 टाइम्स लार्जर वाला मेट्रिक आप तुरंत अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। अभी ये विजुअल पार्ट है, पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये एक ट्रू एन्यूरिज्म की परफेक्ट एनाटॉमी है। ट्रू एन्यूरिज्म का मतलब है वेसल की सारी लेयर्स एक साथ डायलेट हो रही हैं। आप डिस्टिंक्टली देख सकते हैं कि मेन आर्टरी से एक प्रोजेक्शन निकल रहा है। जो उसका नैरो बेस है उसे हम एन्यूरिज्म नेक बोलते हैं, और जो ऊपर बलून की तरह फूल गया है दैट्स द एन्यूरिज्म डोम। एनाटॉमी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इन स्ट्रक्चर्स को क्लिनिकली आइडेंटिफाई करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हम एन्यूरिज्म्स को नॉर्मली 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है सेक्युलर, जिसको कॉमनली बेरी एन्यूरिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक साइड से बल्ज होता है और इसका एक डिस्टिंक्ट नेक होता है। दूसरा है फ्यूजिफॉर्म, जहां आर्टरी सिमेट्रिकली दोनों तरफ से बलून आउट होती है विदाउट एनी क्लियर नेक। और तीसरा है जायंट एन्यूरिज्म, जो बेसिकली 2.5 सेंटीमीटर से भी बड़ा होता है। इन विजुअल डिफरेंसेस को अच्छे से अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। दे आर क्लासिक एग्जाम इमेज क्वेश्चंस। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे, यानी एग्जैक्टली ये डायलेशन आखिर होता क्यों है। इस मैकेनिकल प्रोसेस को अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले ब्लड वेसल वॉल में किसी वजह से वीकनेस डेवलप होती है। जैसे ही वीकनेस आती है, ब्लड फ्लो के इंटरनल प्रेशर से उस वेसल लूमेन का डायमीटर अचानक इंक्रीज होने लगता है। यहाँ लिटरली फिजिक्स की लैप्लास लॉ अप्लाई होती है। लैप्लास लॉ क्या कहती है कि जैसे जैसे डायामीटर बढ़ेगा, वेसल वॉल पर लगने वाली टेंशन भी प्रोपोर्शनली बढ़ेगी। तो इंक्रीज्ड डायामीटर लीड्स डायरेक्टली टू इंक्रीज्ड टेंशन, जो फर्दर उसको और बल्ज करेगा। ये एक कंटिन्यूअस पॉजिटिव फीडबैक लूप, या कह लीजिए एक विशस साइकिल बन जाता है। पर आप सोच रहे होंगे ये इनिशियल वॉल वीकनेस आती कहाँ से है? देखो, बड़ी वेसल्स की जो थिक मस्कुलर वॉल होती है, द ट्यूनिका मीडिया, उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो उसे अपनी ब्लड सप्लाई यानी वैसा वैसोरम से मिलती है। हाइपरटेंशन या क्रॉनिक एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से इन्हीं वैसा वैसोरम में नैरोइंग आ जाती है, जिसके चलते वेसल वॉल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, रिजल्टिंग इन इस्कीमिया एंड स्मूथ मसल एट्रोफी, और एसेंशियली ब्लड वेसल वहां से परमानेंटली वीक हो जाती है। तो नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। आखिर वो कौन से स्पेसिफिक लाइफस्टाइल और जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो इस पूरी पैथोफिजियोलॉजिकल कैस्केड को ट्रिगर करते हैं? चलिए इन रिस्क फैक्टर्स को रैपिड फायर मोड में देखते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस और क्रॉनिक हाइपरटेंशन तो कॉमन कल्प्रिट्स हैं ही, बट वेट, यहाँ पॉज करें और अपने नोट्स में स्मोकिंग को बड़ा सा स्टार लगाकर मार्क कर लें। स्मोकिंग सबसे मेजर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। एज ग्रेटर देन 65 ईयर्स और मेल जेंडर भी इनहेरेंटली हाई रिस्क में आते हैं। एक और एब्सोल्यूट फेवरेट एग्जाम टॉपिक बता रहा हूँ, सिफिलिस। टर्शरी सिफिलिस में एंड आर्टराइटिस ऑब्लिटरेंस होता है, जो वासा वैसोरम में इन्फ्लेमेशन करता है। इसको पक्का नोट कर लीजिए। और फाइनली जेनेटिक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, जैसे मार्फन सिंड्रोम, जहां फिब्रिलिन इम्पेयरमेंट होता है, और एलर्स-डेल्नोस सिंड्रोम, जहां कोलाजन का डिस्रप्शन होता है। ओके, सेक्शन 4, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आखिर एक पेशेंट किन साइंस और सिम्टम्स के साथ आपके पास प्रेजेंट करेगा? देखिए, अगर एन्यूरिज्म इंटैक्ट है तो वो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है, पर अगर सिम्टम्स हैं, स्पेशली एब्डोमिनल एन्यूरिज्म की केस में, तो पेशेंट को सिवियर कांस्टेंट एब्डोमिनल पेन होगा, या पैल्पेट करने पर एक क्लियर पल्सेटाइल मास फील होगा,
लेकिन अगर एन्यूरिज्म रप्चर हो गया देन इट्स एन एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी। रप्चर्ड ब्रेन एन्यूरिज्म का एक क्लासिक टेक्स्ट बुक साइन है वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। सबअरैकेनॉइड हेमरेज वाले पेशेंट्स लिटरली इन्हीं एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज करते हैं। और वहीं अगर एब्डोमिनल एओर्टा रप्चर होती है तो सिवियर लेफ्ट फ्लैंक पेन और मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग के चलते क्रिटिकल हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सेरिब्रल सर्कुलेशन को समझते हैं। इंटरनल कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरीज मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सर्कल ऑफ विलिस बनाती हैं। जब यहाँ किसी आर्टरी में एन्यूरिज्म रप्चर होता है तो ब्लड निकलकर सराउंडिंग सबअरैक्नॉइड स्पेस में पूल हो जाता है। ये ब्लड वहाँ जाकर डायरेक्टली आपकी मेनिंजेस को इरिटेट करता है और इसीलिए उस सडन इंटेंस हेडेक के साथ साथ पेशेंट में आपको नेक स्टिफनेस डेफिनेटली मिलेगी। मतलब वो अपना नेक आगे कंफर्टेबली फ्लेक्स नहीं कर पाएगा। दिस ब्रिंग्स अस टू सेक्शन 5। अगर टाइम पर इंटरवीन नहीं किया गया तो क्या मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? देखो, एन्यूरिज्म सैक का जो एक्स्ट्रा बलून्ड एरिया है वहाँ ब्लड नॉर्मली फ्लो नहीं करता। तो टाइम के साथ क्या होता है, कुछ ही घंटों में ब्लड उस एक्स्ट्रा लूमिन स्पेस में नेचुरली पुल हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद क्योंकि वहाँ ब्लड बिल्कुल स्टिल है, वो कोएगुलेट होके वहीं एक क्लॉट या थ्रोम्बिस फॉर्म कर लेता है। फिर हफ्तों बाद ये बड़ा क्लॉट टूटकर स्मॉलर पीसेस में बढ़ जाता है जिन्हें हम एम्बोलाई बोलते हैं। और फाइनल आउटकम, ये एम्बोलाई फ्लो के साथ ट्रैवल करके डाउनस्ट्रीम छोटी वेसल्स में लॉज हो जाते हैं, कॉजिंग टेरेबल डाउनस्ट्रीम टिश्यू इस्कीमिया। हमें अक्सर लगता है कि सिर्फ रप्चर्ड एन्यूरिज्म्स ही डेंजरस होते हैं, राइट? पर नहीं, अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म्स, स्पेशली जाइंट वंस, वो अपनी मैसिव साइज के मास इफेक्ट के कारण आसपास के वाइटल स्ट्रक्चर्स को डीपली कंप्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ब्रेन में ये क्रेनियल नर्व्स पर प्रेशर डालते हैं तो आप पेशेंट में डबल विजन या डायलेटेड प्यूपल्स जैसी क्रिटिकल साइंस देखेंगे, वो भी बिना किसी ब्लीडिंग या रप्चर के। और फाइनली सेक्शन 6। आइए अब डिस्कस करते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस और इसके सर्जिकल मैनेजमेंट को। इन स्कैन्स पर जो प्रोमिनेंट व्हाइट एरोज हैं उन्हें नोटिस करें। ये इफेक्टिवली लेफ्ट मिडल सेरिब्रल आर्टरी में एक क्लियर एन्यूरिज्म रिवेल कर रहे हैं। एग्जाम्स और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों के लिए याद रखिए, आजकल ब्लड वेसल एनाटॉमी को रिव्यू करने और हेमरेज डिटेक्ट करने के लिए सीटी एंजियोग्राफी हमारी प्राइमरी और हाईली प्रेफर्ड नॉन इन्वेसिव इमेजिंग मोडालिटी बन चुकी है। और यहाँ आप जो डिटेल्ड 3D वैस्कुलर रिकंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं, ये एक्चुअल ट्रीटमेंट प्लान करने में अटमोस्ट हेल्प करते हैं। इस हाई डेफिनेशन मैपिंग के आधार पर ही सर्जन्स एक्यूरेटली डिसाइड करते हैं कि एन्यूरिज्म के साइज और रप्चर रिस्क के हिसाब से क्या पेशेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करना सेफ है या उस फेटल रप्चर को प्रिवेंट करने के लिए इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी। ओपन सर्जिकल ऑप्शंस की बात करें तो सबसे स्टैंडर्ड अप्रोच है सर्जिकल क्लिपिंग। न्यूरोसर्जन्स ब्रेन रिट्रैक्ट करके एग्जैक्टली एन्यूरिज्म नेक पर एक छोटा टाइटेनियम क्लिप लगा देता है, ब्लॉकिंग द ब्लड इंटायरली। लेकिन अगर वेसल एनाटॉमी थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और वहाँ क्लिप नहीं लग सकता तो दूसरा डिस्टिंक्ट ऑप्शन है आर्टरी ओक्लूजन। इसमें सर्जन डिफेक्टिव आर्टरी को ब्लॉक करते हैं और इफेक्टिवली एक वेसल बाईपास ग्राफ्ट अटैच कर देते हैं ताकि नॉर्मल ब्लड फ्लो सीमलेसली बाईपास होता रहे। इसके अलावा एक मॉडर्न, हाईली इफेक्टिव और मिनिमली इन्वेजिव अल्टरनेटिव भी अवेलेबल है आजकल, जिसे एंडोवैस्कुलर कॉइलिंग कहते हैं। इसमें एक थिन माइक्रो कैथेटर पेशेंट की फेमोरल ग्रॉइन आर्टरी के थ्रू ऊपर ट्रैवल करके सीधा एन्यूरिज्म डोम तक इंसर्ट किया जाता है। फिर वहां से फाइन प्लैटिनम कॉइल्स अंदर रिलीज किए जाते हैं। ये अमेजिंग कॉइल्स अंदर लोकल क्लॉटिंग को प्रमोट करके उस बलून सैक को इंटरनली ब्लॉक और आइसोलेट कर देते हैं। मतलब नो ओपन स्कल सर्जरी रिक्वायर्ड। सो हमने पैथोलॉजी से लेकर ट्रीटमेंट तक सब पढ़ लिया, पर इतना फोकस आखिर क्यों? दैट नंबर राइट देयर, 80%। एक रप्चर्ड abdominal aortic aneurysm का मोर्टेलिटी रेट इफेक्टिवली अराउंड 80% होता है। दैट इज शॉकिंगली हाई। और यही सबसे बड़ी वजह है कि एन्यूरिज्म्स की ऐसी सिस्टेमिक नॉलेज होना ना सिर्फ आपके हाई यील्ड एग्जाम्स के लिए बल्कि क्लिनिकली काउंटलेस लाइव्स बचाने के लिए डेस्परेटली क्रिटिकल है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। हैव यू फंडामेंटली मास्टर्ड द सिस्टेमिक अप्रोच टू एन्यूरिज्म्स? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस गाइड ने आपके सारे एसेंशियल मेडिकल कॉन्सेप्ट्स परमानेंटली क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको ये फोकस्ड लर्निंग मेथड जेन्युइनली इन्फॉर्मेटिव लगा तो बिना डिले किए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फेलो मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और मेडिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें फॉर मोर हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स। कीप स्टडिंग हार्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।